जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। और आपके लिए लेके आए हैं जीके जीएस का बेहतरीन प्रैक्टिस सेट बच्चों। ऐसा प्रैक्टिस सेट जो जिसमें भूगोल भी है, इतिहास भी है, विज्ञान भी है, संविधान भी है बच्चों, और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चंस की बच्चों मैं सीरीज़ लेके आया हूँ और ये 25 क्वेश्चन के साथ साथ हम हर एक ऑप्शन को भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे बच्चों कि हमारे इस प्रैक्टिस सेट में क्या है। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सिद्धांत और मेरे साथ आपका एनटीपीसी, एसएससी, जीडी और जो भी एग्जाम आ रहे हैं उनके जीके जीएस का बेहतरीन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला देखिए बच्चों, आपका प्रश्न क्या है। आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। पहला ही क्वेश्चन बच्चों संविधान का है और बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद का सदस्य नहीं होता लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। भारत का अटॉर्नी जनरल या भारत का सॉलिसिटर जनरल या भारत के मुख्य न्यायमूर्ति यानी मुख्य न्यायाधीश या मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है बच्चों, तो आपको बता दें बच्चों यहां पर जो उत्तर होगा वो होगा आपका ए। ठीक है बच्चों, भारत का अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भारत का अटॉर्नी जनरल या फिर भारत का सबसे बड़ा विधि सदस्य या फिर आप बोल सकते हो सरकार का वकील। बच्चों भारत का अटॉर्नी जनरल कौन होता है? सरकार का वकील, जो सरकार की पैरवी करता है। और सरकार का वकील कौन बन सकता है? जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रिटायर हो चुका हो बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रिटायर हो चुका हो वही बनता है बच्चों कौन? भारत का अटॉर्नी जनरल। ठीक है, और ये जो भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं बच्चों, ये संसद के सदस्य नहीं होते लेकिन संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है इसमें। ठीक है, इसको लेकर कई बार ये प्रश्न आया है बच्चों, इसको लेकर कई बार ये प्रश्न आया है कि भारत का अटॉर्नी जनरल होता क्या है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो बच्चों सरकार का वकील। क्या बोल सकते हो? सरकार का वकील बोल सकते हो। ठीक है, सरकार का वकील। अच्छा, काम क्या होता है इसका? सरकार की पैरवी करना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपने इसका बिल्कुल सही उत्तर लगाया। आगे बढ़ते हैं। सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है अपना उत्तर लगाते रहिएगा। क्यों उत्तर लगाते रहिएगा? और क्वेश्चन नंबर लिखिए, उसका साइड में उसका आंसर लिखिए ताकि आप भी अपने आप को चेक करें कि आपको कितना आता है बच्चों। ठीक है, चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, दूसरा प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का एक आंतरिक ग्रह है बच्चों? ठीक है, देखो क्या बोल रहा है। ठीक है, पार्थिव ग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का एक आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह है? तो ऑप्शन है शनि, बृहस्पति, मंगल या अरुण। ठीक है बच्चों, तो आपको एक चीज बता दें, इसमें पार्थिव ग्रह बोला है। ठीक है, और वो भी आंतरिक बोला है। ठीक है, तो आपको पता होगा बच्चों कि ग्रहों की संख्या अभी वर्तमान में कितनी है? 8। और जो 8 ग्रह हैं, 4 ग्रह बाहरी ग्रह हैं और 4 ग्रह आंतरिक ग्रह हैं। तो ये बाहरी और आंतरिक क्या है? 4 ग्रह जो बाहरी हैं वो तो हमारे सूर्य से बहुत दूर हैं और उसमें गैसेस का निर्माण यानी घने गैस के बादल हैं उसमें। लेकिन जो अंदर के पार्थिव ग्रह हैं बच्चों, इनमें चट्टानें पाई जाती हैं, इनका घनत्व ज़्यादा है, इनका वजन ज़्यादा है, इनका द्रव्यमान ज़्यादा है। ठीक है, और आपको बता दें आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह के बीच में बच्चों, क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, मेटेराइट्स की एक बेल्ट भी है। ठीक है, जो आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह को अलग करती है। क्लियर है, तो यहां पर बच्चों हमारा उत्तर हो जाएगा मंगल। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, मार्स जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? मार्स बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का एक आंतरिक ग्रह है? तो बच्चों यहां पर उत्तर हो जाएगा मंगल ग्रह। क्लियर है, और बच्चों आपको यह पता होना चाहिए कि मंगल ग्रह जो है इसका जो रंग है वो क्या है? लाल है। ठीक है, एग्जाम में पूछ लेता है कि मंगल ग्रह का जो रंग है वो लाल किसके कारण है। तो आपको बताना है बच्चों, आपको यहाँ पे बताना है कि मंगल ग्रह का जो लाल रंग है वो है भैया Fe2O3। अब ये Fe2O3 क्या होता है बच्चों? फेरस ऑक्साइड। ठीक है, ध्यान देना, फेरस ऑक्साइड, इसको आप आयरन ऑक्साइड भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको आप आयरन ऑक्साइड भी कह सकते हैं। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता
जाता है कि मंगल ग्रह यानी लाल ग्रह, ठीक है। ये लाल क्यों है, क्यों इसको लाल बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर Fe2O3 पाया जाता है और Fe2O3 यहां पे भाग यहां से परेशान कर रही है, ठीक है। ये आ कहां से जाती है यार। ओके बच्चों, तो Fe2O3 और Fe2O3 का मतलब क्या होता है, फेरस ऑक्साइड, क्लियर है। इसी को बोलते हैं बच्चों क्या, मंगल ग्रह, और इसी के कारण यह लाल दिखता है। लेकिन बच्चों यहाँ का तापमान, मंगल ग्रह का तापमान इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर आप रह नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दो बच्चों, जब ग्रह की बात हो ही रही है तो एक एग्जाम में आता है कि भैया पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो आपको बता दें बच्चों, शुक्र ग्रह को, ध्यान दीजिएगा, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, क्योंकि ये जो शुक्र ग्रह है ये आंतरिक ग्रह है और बच्चों ये पृथ्वी के जितना ही है लगभग, और पृथ्वी के जैसा ही इसका द्रव्यमान है और आयतन है, और आप इसका रेडियस भी कह सकते हो। इसीलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है बच्चों, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास प्रश्न है 53 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट का। निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न जरा देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है। मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, रेडक्लिफ रेखा और पाक जलडमरू मध्य। मैं बच्चों इन चारों के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि चारों के बारे में एग्जाम में आता है, ठीक है। आपको करना क्या है, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बच्चों बने रहिए, ठीक है। देखिए बच्चों, जो चीन, ठीक है, मैं यहां पे लिख भी दूंगा, चीन, भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा, यानी भारत और चीन की स्थलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं। तो बच्चों यहां पे उत्तर होगा मैकमोहन रेखा। क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा। अब मैं आपको यहां पर बच्चों एक चीज और बता दूं, जो मैकमोहन रेखा है ये एक स्थलीय बॉर्डर है, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है, अंतरराष्ट्रीय रेखा भी है भैया। किसके बीच में, भारत और किसके, चीन के बीच में, मैकमोहन रेखा। फिर आते हैं डूरंड रेखा बच्चों। जो डूरंड रेखा है यह है भैया भारत और अफगानिस्तान, ठीक है। भारत और किसके बीच में भैया, अफगानिस्तान के बीच में यह अंतरराष्ट्रीय रेखा है, क्लियर है। रेडक्लिफ की बात करें बच्चों तो यह है भैया भारत और क्या भैया, पाकिस्तान, भारत और क्या बच्चों, पाकिस्तान, क्लियर है। पाक जल डमरू मध्य की बात करें, पाक जल डमरू मध्य की बात करें तो बच्चों ये है हमारा क्या, भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में। लेकिन बच्चों बता दें कि ये जो पाक जल डमरू मध्य है ये क्या है, ये जलीय है, ठीक है। आप जलीय संधि भी कह सकते हैं बच्चों इसको, पाक स्ट्रेट यानी पाक जल संधि। आपने अगर ध्यान से भारत का मैप देखा होगा, तो ये हमारा भारत है और यहीं पर क्या है, एक द्वीपीय देश है जिसका नाम श्रीलंका है। और हमारे भारत के तमिलनाडु से ये छोटे छोटे द्वीप जोड़ते हैं। और इधर भैया बंगाल की खाड़ी है, इधर बंगाल की खाड़ी समुद्र है, ठीक है। और इस साइड भैया हिंद महासागर है, ठीक है, हिंद महासागर है। अब आपको बता दें बच्चों, ये जो छोटे छोटे द्वीप है इनसे पानी का आवागमन होता है, यानी पानी उधर भी जाता है इधर भी जाता है। ये सीधे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि यहां से दो समुद्र जुड़े हुए हैं, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। तो बच्चों ये जो जल संधि बन रही है ना, ये जो आपकी जल संधि बन रही है, यहीं पर जल संधि को बोलते हैं पाक जल संधि, पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य, ठीक है। तो ये अलग करती है बच्चों हमारे देश भारत को और श्रीलंका को। और यहीं पर एक खाड़ी का भी निर्माण होता है बच्चों, इस खाड़ी को कहते हैं मन्नार की खाड़ी, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों, मन्नार की खाड़ी। और इस तरफ बंगाल की खाड़ी की तरफ भी एक खाड़ी का, छोटी सी खाड़ी का निर्माण होता है, इसको बोलते हैं पाक की खाड़ी। क्या बोलते हैं, पाक की खाड़ी। तो एक बार प्रश्न ये बना था कि पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है, पाक जल संधि बच्चों, क्लियर है। और यहां पर प्रश्न यह भी बनता है कि कौन सी खाड़ी
भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो बच्चों उत्तर होगा मन्नार की खाड़ी। क्लियर है? और कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है? पाक जल संधि। क्लियर है बच्चों? तो आइए, आशा करता हूं कि आपका यहां पर अच्छे से हो गया होगा। अच्छा, एक और बच्चों देखो, भारत और बांग्लादेश की भी सीमा है बच्चों, और भारत और बांग्लादेश की सीमा को बोलते हैं कौन सी रेखा? शून्य रेखा। कौन से बोलते हैं बच्चों? शून्य रेखा। क्लियर है? तो ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है बच्चों, लगे रहिए। और आपको बता दूं, इसी समय में मैं आपको बहुत सारे प्रैक्टिस लेके आऊँगा आपसे एग्जाम से पहले। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे का जो प्रश्न क्या है? चार सिरों वाले शेर जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय राज चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है, डैश में स्थित है। ठीक है भाई, हमारी इंडियन गवर्नमेंट का सरकारी विभाग का जो एक हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है जिसको अशोक स्तंभ भी कहा जाता है, तो ये कहां पर स्थित है? तो बच्चों ऑप्शन है आपका आगरा, मथुरा, सारनाथ, वृंदावन। तो ये उत्तर है क्या आपका? यहां पे क्या होगा? ये है भैया कहां पे स्थित? सारनाथ में स्थित है। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा बच्चों, सारनाथ में जो स्तूप बना है उसी के प्रांगण में ये अशोक स्तंभ है। और ये जो अशोक स्तंभ बच्चों, आपने कभी देखा होगा भारत सरकार के जो राज चिन्ह होते हैं, वो भारत सरकार का चिन्ह होता है कुछ इस प्रकार से। ये चारों दिशाओं को जो शेर हैं वो अपने मुंह करके हैं, लेकिन तीन ही दिखते हैं। वैसे भौतिक रूप से आप देखोगे कहीं बना होगा तो चार शेर दिखाए जाते हैं, लेकिन आपको ऐसे सिर्फ तीन ही दिखेगा। और यहीं पर एक चक्र बना होता है जिसमें 24 तिल्लियां होती हैं, और नीचे लिखा होता है भैया सत्यमेव जयते, है ना? सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा क्या है? जीत होती है। तो बच्चों ये लिया गया है सम्राट अशोक के अशोक स्तंभ, कहां वाले? सारनाथ वाले। तो ये वही सारनाथ वाला अशोक स्तंभ है बच्चों, उस सारनाथ में जहां पे गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को, ध्यान दीजिएगा, अपने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था बच्चों। क्लियर है? तो यही है हमारा राज चिन्ह। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्वेश्चन कर लिया और आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। 55वां क्वेश्चन जरा देखिए क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? राजा राम मोहन रॉय ने, सैयद अहमद खान ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या मदन मोहन मालवीय ने? तो बच्चों यहाँ पर आपका उत्तर क्या है? मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले बच्चों मदन मोहन मालवीय। ठीक है, और आपको बता दें इसी बनारस के अंदर, इसको BHU बोलते हैं बच्चों, और इसी बनारस के अंदर IIT भी बना हुआ है, BHU IIT कहते हैं उसको। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। और सर सैयद अहमद खान, इनका नाम ध्यान देना, इनका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर दो चीज़ को देखना है आपको, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना का श्रेय जाता है किसको? सर सैयद अहमद खां। फिलहाल हमारा उत्तर क्या है बच्चों? यहाँ पर मदन मोहन मालवीय। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? भारत पर तैमूर ने किस वर्ष पर आक्रमण किया था? 1294, 1417, 1213 या फिर 1398? तो बच्चों यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 1398। क्लियर है? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो प्रश्न है जरा देखिए क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, कारण क्या है उसका? कारण क्या है जरा देखिए, कारण क्या है उसका? पूर्वी तट की अपेक्षा यह तट सीधा है, या पश्चिमी घाट हवा को रोकता है जिससे बारिश होती है, और पूर्वी तट पश्चिम तट से चौड़ा है, या पूर्वी घाट हवा की दिशा के समांतर है? तो आपको बता दें बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा बी, पश्चिमी घाट हवा को रोकता है जिससे बारिश होती है। अब क्या होता है बच्चों, देखिए
भारत के मैप की मैं बात करूं तो भारत का मैप कुछ इस प्रकार से है, और इधर हमारा पश्चिमी घाट है और इधर हमारा पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट हमारा ज़्यादा चौड़ा है और पश्चिमी घाट हमारा सकरा है। और बच्चों यहाँ पर एक दीवार जैसी बनी है, ग्रेनाइटिक चट्टान की दीवार जैसी बनी है, और ये जो दीवार है आती हुई हवाओं को रोकता है, और आती हुई हवाओं को रोकने की वजह से यहाँ पे कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। और जब भी बात होगी बच्चों पश्चिमी घाट की, तो ध्यान देना हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है पश्चिमी घाट में। बच्चों हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता मतलब हरा भरा और हर चीज़ है वहाँ पर, कीड़े मकोड़े भी हैं, सांप और जीव जंतु, इन सब का एक एनवायरनमेंट बनता है अच्छा खासा कहाँ पे, पश्चिमी घाट में। और एक प्रश्न और बच्चा बनता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पे मिलते हैं, तो बच्चों नीलगिरी की पहाड़ियों में। कहाँ पे? नीलगिरी की पहाड़ियों में। ठीक है, यह प्रश्न पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ आके मिलते हैं, तो उत्तर हो जाएगा आपका नीलगिरी की पहाड़ियाँ। फिलहाल इसका उत्तर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया? अच्छा ऐसे है क्या? ओके, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। 58वां प्रश्न। ठीक है, ये रहा बच्चों आपके सामने। द्रव्यमान, लंबाई और समय का अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली क्या होता है, यानी एसआई मात्रक। द्रव्यमान, लंबाई और समय का अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली क्या होता है, तो किलोग्राम मीटर सेकंड, या फिर ग्राम मीटर सेकंड, या फिर ग्राम किलोमीटर सेकंड, या फिर किलोग्राम किलोमीटर और घंटा। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा किलोग्राम मीटर और सेकंड। किलोग्राम मीटर और बच्चों क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्लियर है? तो ये है आपका, यानी इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम केएमएस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? केएमएस, किलोग्राम मीटर और सेकंड। तो किलोग्राम किसकी इकाई होती है भाई? द्रव्यमान की। लंबाई की इकाई क्या होती है? मीटर में। और समय की इकाई क्या होती है? सेकंड। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देख लीजिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है औषधि की कौन सी शाखा शरीर और ऊतक द्रव्य से संबंधित है। औषधि की कौन सी शाखा शरीर, ऊतक और द्रव्य संबंधित है? फार्माकोलॉजी या पेडियाट्रिक्स या पैथोलॉजी या फिजियोथेरेपी। तो आप जरा मुझे बताइए बच्चों कि जब भी आपको बुखार होता है या ब्लड टेस्ट देना होता है या कोई भी अंदर हमारे बॉडी में कोई दिक्कत ना हो रही हो और उसके लिए आप चेकअप कराते हैं तो कहाँ जाते हैं? पैथोलॉजी जाते हैं ना। तो बच्चों जहाँ पर ऊतक, अंगों और ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, उसको पैथोलॉजी कहते हैं, यानी इसका उत्तर क्या होगा? पैथोलॉजी होगा। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य, उनके महान ग्रंथ डैश के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए थे। चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य, उनके महान ग्रंथ डैश के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए थे। कामसूत्र, अभिज्ञान शकुंतलम, अर्थशास्त्र या मनुस्मृति। तो बच्चों यहाँ पे जो आपका उत्तर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्र। ठीक है, चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य। ठीक है, अच्छा ये जो नाम है बच्चों कौटिल्य, ध्यान देना, इनका और एक नाम था जिसको कहते हैं क्या? चाणक्य। क्या कहते हैं? चाणक्य। और इनका एक नाम था क्या? विष्णुगुप्त। ये एक ही व्यक्ति की बात हो रही है बच्चों, और ये चंद्रगुप्त के दरबार में प्रधानमंत्री थे और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र थी बच्चों राजनीति की किताब। किसकी किताब? राजनीति की किताब। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, नाम अर्थशास्त्र है पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये इकोनॉमिक्स की किताब होगी। ये किसकी किताब है बच्चों? ये है राजनीति की किताब। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र। आगे बढ़ते हैं, 61वां प्रश्न है आपका। क्या बोल रहा है जरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से
कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? फैक्ट्री शेड का निर्माण, या जमीन की खरीद, या एक प्रिंटर की मरम्मत, या एक नई मशीन की स्थापना। तो बच्चों यहां पर बोल रहा है राजस्व व्यय। राजस्व व्यय यानी पैसा खर्च करने का एक उदाहरण है, तो यहां पर होगा एक प्रिंटर की मरम्मत। ठीक है, तो सी हो जाएगा यहां पे बच्चों। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोल रहा है? पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच हुआ था? ठीक है, तो आपको अब ऑप्शन क्या है? राणा सांगा और बाबर, इब्राहिम लोधी और बाबर, कुतुब खान और राणा सांगा, या अकबर और राणा सांगा। तो आपको बता दो बच्चों, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, यह हुआ था बच्चों 1526 में, और इसी समय 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की, ध्यान देना, मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। ठीक है, मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी, और हमारे भारत में सबसे लंबा मुस्लिम शासन चलने वाला ये मुगल शासन ही था, और इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों इब्राहिम लोधी और बाबर। ठीक है, लोधी वंश का इब्राहिम लोधी को हराकर पानीपत के युद्ध में बाबर ने 1526 से भारत में शुरू किया था मुगल साम्राज्य, और मुगल साम्राज्य चला बच्चों 1858 तक, और इसके जो प्रथम शासक हैं वो बाबर थे, और आपको बता दें इसके जो अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, ध्यान देना, 1526 से कब तक चला मुगल साम्राज्य? 1858 तक। आगे बच्चों, जब कंपन स्वरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, यह किस कारण से होता है? परावर्तन, ठीक है, और अपवर्तन, प्रणोदित कंपन, या अवमंदित कंपन। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों प्रणोदित कंपन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और जरा देखते हैं अगला क्या है। आगे बढ़ते हैं और जरा देखते हैं अगला क्या है। भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्न में से किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया था? क्लियर है? गेहूं और ज्वार, चावल और ज्वार, गेहूं और चावल, या ज्वार और कपास। ठीक है, तो आपको बता दूं बच्चों, भारत में खाद्यान्न समस्या को लेकर और खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर होने के लिए हमारे देश की सरकार द्वारा क्रांति चलाई गई थी, बहुत सारी क्रांतियाँ चलाई गई थी, जिसमें पहली क्रांति थी बच्चों हरित क्रांति। और हरित क्रांति, ध्यान देना, ये जो नाम आया है हरित क्रांति के प्रतिपादक भारत में कौन थे भैया? MS स्वामीनाथन। ठीक है, ध्यान देना, MS स्वामीनाथन ये भारत में लेके आए थे हरित क्रांति। और जब भारत में हरित क्रांति बच्चों लेके आए तो हमारे भारत में बहुत ज़्यादा अनाज का उत्पादन किया गया, नतीजा हमारा भारत खाद्यान्न आत्मनिर्भर हो गया। अभी हाल ही में 99 वर्ष की उम्र में MS स्वामीनाथन की मृत्यु हो गई, और बच्चों उन्हें दिया गया भारत रत्न 2024 में। ठीक है, ध्यान देना, उन्हें दिया गया भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया 2024 में। तो ध्यान देना, 2024 में भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले MS स्वामीनाथन भी हैं। ठीक है, और बच्चों जब खाद्यान्न की बात आएगी तो हरित क्रांति के तहत गेहूं और चावल, इस पर हम आत्मनिर्भर हो गए। और लेकिन आत्मनिर्भर तो आज हम बहुत सारे अनाज में भी हैं। हमारे देश में आज इतना अनाज है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, भारत ये वही भारत है जब 1947 के समय में जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका से खाद्यान्न मांगा था, गेहूं मांगा था, तो उन्होंने सुअरों को खिलाने वाला गेहूं हमारे भारत में भेजा था। इतना हमको नीच समझा था उसने, और इसका उत्तर दिया जवाहरलाल नेहरू ने क्रांति लाकर बच्चों। और आज हमारे पास इतना ज़्यादा अनाज है कि अगर पूरे विश्व में अकाल आ जाए और 900 करोड़ व्यक्तियों को खिलाना पड़े तो भारत अकेले 900 करोड़ व्यक्तियों को 3 टाइम का खाना 6 महीने तक खिला सकता है। इतना हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ बच्चों बहुत सारी क्रांति आई, जैसे आपका पीत क्रांति। ठीक है बच्चों, पीत क्रांति। तो पीत क्रांति किसके लिए? तिलहन के लिए, जो तेल उत्पादक फसल है उसके लिए। क्लियर है बच्चों? इसके बाद और बहुत सारी क्रांति आई। लाल क्रांति, ये किसके लिए भैया? मांस उत्पादन के लिए। ठीक है, गुलाबी क्रांति आई, ये किस लिए बच्चों? झींगा मछली। ठीक है, झींगा मछली। और क्या भैया?
प्याज के उत्पादन के लिए। क्लियर है। रजत क्रांति आई बच्चों, रजत क्रांति ये अंडे के लिए आई थी। क्लियर है। तो श्वेत क्रांति बच्चों, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति किस लिए? श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए। किसके लिए? दूध उत्पादन के लिए। क्लियर है। और दूध उत्पादन में भी हमारा भारत सबसे आगे है। क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 65वां प्रश्न देख लेते हैं। 65वां प्रश्न क्या बोल रहा है? ठीक है, विज्ञापन साइन बोर्डों एवं सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? नियॉन, नाइट्रोजन, क्लोरीन या हाइड्रोजन? तो बच्चों यहां पर उत्तर हो जाएगा आपका क्या? नियॉन। ठीक है, ध्यान देना बच्चों। विज्ञापन साइन बोर्डों एवं सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त होने वाली जो गैस है वो क्या है? वो आपकी हाइड्रोजन है। क्लियर बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त करते हैं। ठीक है, अभी तो बहुत सारे प्रश्न बच्चों, इतने में ही कंप्लीट नहीं करेंगे, अभी तो बहुत सारे प्रश्न हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है। ओके, तो यहां से और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहां पे आते हैं। ओके, किस तापमान पर घनत्व, पानी का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? और यह प्रश्न बच्चों बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेडली पूछा जाता है और इसका उत्तर होगा बच्चों 4 डिग्री सेल्सियस। ध्यान देना, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो है अधिकतम होता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप में प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? क्लियर है। ऑप्शन है आपका समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय या कनिष्क या बच्चों अशोक। क्लियर है। तो यहां पर भारत के नेपोलियन की उपाधि जिसे दी गई थी वो बच्चों कौन है? समुद्रगुप्त है। और आपको बता दो बच्चों, ये समुद्रगुप्त किस वंश से ताल्लुकात रखता है? तो ये गुप्त वंश से। ठीक है, ध्यान देना। अरे यार हिंदी यार क्या बताया जाए, किससे रखता है बच्चों? गुप्त वंश से ताल्लुकात रखता है बच्चों। और गुप्त वंश के बारे में आपके इतिहास में एक प्रश्न जरूर आएगा, ध्यान दीजिएगा। गुप्त वंश को बहुत अच्छे से पढ़िए। अच्छा, गुप्त वंश की जब भी मैं बात करूं तो ध्यान देना, भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम काल कहा जाता है गुप्त वंश में। और सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाने वाले बच्चों गुप्त वंश ही है। और याद करो, बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त वंश के कुमार गुप्त शासक ने बनवाया था बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अशोक को चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि दी गई है। देवनाम प्रियदर्शी की भी उपाधि दी गई है। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट कौन थे? मोतीलाल नेहरू, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1885 में ध्यान दीजिएगा, 1885 में मुंबई के एक संस्कृत विद्यालय में 72 लोगों के साथ ए.ओ. ह्यूम, ध्यान देना बच्चों, ए.ओ. ह्यूम और एनी बेसेंट। एनी क्या है? एनी बेसेंट। ठीक है, ध्यान देना, एनी बेसेंट ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, तो यहां पर उत्तर हो जाएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, 17वां प्रश्न क्या बोल रहा है जरा देखिए। 17वां प्रश्न बोल रहा है एलोरा स्थित, क्या बोल रहा है जरा देखिए, एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर और मामल्लपुरम स्थित शोर मंदिर के बीच निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? दोनों ही नगर वास्तुकला के उदाहरण है, दोनों ही ठोस चट्टानों में से उत्कीर्ण किए गए हैं, दोनों ही गुप्त काल के मंदिर हैं, या दोनों ही पल्लव राजाओं के संरक्षण द्वारा निर्मित किए गए हैं। क्लियर है। तो आपको बता दें बच्चों, जो महाराष्ट्र की एलोरा और अजंता की गुफाएं हैं, ठीक है, ध्यान देना बच्चों, दोनों ही ठोस चट्टानों में से उत्कीर्ण की गई है। ठीक है, हमारे भारत का दक्षिण का पठार जो ग्रेनाइटिक या बेसाल्टिक चट्टान से पूरा बना हुआ है, चट्टानों को कुरेद के, चट्टानों को तराश के बढ़िया गुफाएं बनाई गई हैं, जो बौद्ध धर्म, एलोरा और अजंता की गुफाएं बनाई गई हैं, जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आपको बता दें सनातन धर्म से संबंधित है। क्लियर है। और अधिकतर गुफाएं वहां पर गुप्त बौद्ध धर्म को समर्पित है। क्लियर है बच्चों, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दक्षिण के पठार में निर्मित है। आगे
भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ये क्वेश्चन संविधान का आज भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रिपीटेडली पूछा जा रहा है बच्चों। क्लियर है? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ऑप्शन 12, 13, 15 या 17। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा बच्चों आपका 15 महिलाएं थी। और आपको बता दो बच्चों, ठीक है, ध्यान देना, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। और एक चीज बताना चाहूंगा बच्चों, इसी दिन हमारे संविधान के कुछ अंश लागू कर दिए थे आंशिक रूप से, और हमारा संविधान जो वास्तविक रूप से लागू हुआ वो क्या भैया? 26 जनवरी 1950 में। क्लियर है? और ध्यान देना, क्योंकि हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर को, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे जरा देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस मृदा की ढुलाई गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है? निम्नलिखित में से, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस मृदा की ढुलाई गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है? ठीक है, वातोड़ मृदा, मिश्रोड़ मृदा, जलोढ़ मृदा या हिमनद मृदा। तो देखो, ये ढुलाई की बात कर रहा है। ढुलाई का मतलब स्थानांतरण और गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, तो बच्चों वो हो जाएगा क्या? हिमनद मृदा। ध्यान देना, हिमनद मृदा की जो ढुलाई होती है वह गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 73 बच्चों, जरा देख लीजिए क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर 73, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी? अनुच्छेद 81(1), अनुच्छेद 59(1), अनुच्छेद 75(1) या अनुच्छेद 80(1)? तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 75 का 1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब कोई पार्टी बहुमत के साथ जीत के आती है लोकसभा में, तो जितने भी उसके सांसद होते हैं वो सब आपस में डिसाइड करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा, और फिर ये सिफारिश राष्ट्रपति के पास लेके जाते हैं, और जिस भी व्यक्ति को वो डिसाइड करते हैं राष्ट्रपति उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। और उसके बाद बच्चों वही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश करके बाकी अन्य मंत्रियों को नियुक्त करवाते हैं। यानी मंत्रीगण भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, लेकिन उनकी सिफारिश करता है कौन? प्रधानमंत्री। ठीक है, 74वां प्रश्न बच्चों क्या बोल रहा है, जरा देखिए, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? योग दर्शन, योगा भैया, महर्षि जैमिनी, स्वामी रामदेव या महर्षि पतंजलि या महर्षि अरविंद? तो बच्चों यहां पे उत्तर हो जाएगा आपका महर्षि पतंजलि। क्लियर है? महर्षि पतंजलि में उत्तर लगाना है बच्चों। क्लियर है? चलिए बच्चों, आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न, आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न देख लीजिए। सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखे गए हैं? वेलांकनी चेन्नई या सेंट कैथेड्रल वेल्हा गोवा या बेसिलिका ऑफ बोर्न जीसस वेल्हा गोवा या फिर सेंट जेवियर चर्च मुंबई? ठीक है, अब आपको बता दूं बच्चों, ये जो व्यक्ति है सेंट फ्रांसिस जेवियर, ये क्रिश्चियनिटी का धर्मगुरु था, यानी पादरी जिसको बोलते हैं, फादर जिसको बोलते हैं। इसको खास रूप से बुलाया गया था पुर्तगालियों द्वारा कि आप आइए और भारत में क्रिश्चियनिटी का यानी क्रिश्चियन धर्म का प्रचार कीजिए, जैसे भी आपको करना हो कीजिए। ठीक है, इसके नाम पर एक चर्च भी बनी है बच्चों, और इसको गोवा में दफनाया गया था। इसको दफनाया गया था बेसिलिका ऑफ बोर्न जीसस वेला गोवा में। ठीक है, तो ये बच्चों इसका उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, आज के प्रैक्टिस सेट में 25 प्रश्न समाप्त हुए। कल फिर प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे और आपकी बेहतरीन तैयारी कराएंगे बच्चों। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत।